कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी पहली घटना है महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके की। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायन बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने बस में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर कर लेती है। यहाँ पर माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है और यहाँ पर इंसानों का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन न हो रहा तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को जरूर कभी मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो, परंतु इस भूतिया गाँव का ये दस्तूर है। इस भूतिया गाँव को सफेद माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे लाखों में डायनों का बसेरा है। इस छोटे से गाँव में डायनों की पूरी प्रदेश बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गाँव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने बस में करके उनको अपने साथ ले गई। आज वहाँ लड़कियाँ इन डायनों के साथ मिलकर खुद करने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहाँ वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन अपने वश में कर लेंगे कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ये माना जाता है कि डायन पुरुषों को मार दिया है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ के पेड़ों के ऊपर डायन गिरने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हुई है। यहाँ पर टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी आता जाता नहीं है, और माना जाता है कि जो भी इस अंधेरी कोठरी में गया उन्हें कभी वापस लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है, और डायन को अपने बस में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन इस बीच 5 तांत्रिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायन को अपने बस में करने से घबराने लगे हैं। कहा जाता है कि इस गाँव में हर अमावस्या पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि ये काफ़ी पुरानी बात है। हम लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। इसी गाँव के रणजीत नाम के एक व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद यह एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, और जब उसने यह पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने गलत काम किया और उसे बंदी बनाकर रख लिया, और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन आकर अपना बदला पूरा करती है। ये जो दूसरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भारत के एक राजा के बारे में है, जो कि भारत देश का एक राजा हुआ करता था। भारत को पहले लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारे देश का सारा सोना लूटकर अपने देश ले गए थे। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय से खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे, और उनकी मौत के बाद वो सोना धरती के किसी गर्भ में कहीं गड़ा रह जाता था। ऐसे ही एक घटना मध्य प्रदेश
तो उस आदमी ने अपने राज्य की सरकार को बताया कि राजा की आत्मा ने मुझको बताया है कि जमीन में 10,000 टन सोना गड़ा है, जो कि आज के मूल्य के हिसाब से लगभग 200 अरब रुपये का होगा। अब आखिर ये सवाल उठता है कि कौन थे राजा जिसकी आत्मा ने उस आदमी को ये बताया था? आखिर कहाँ से आया था ये सोना? इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार ये क्रांतिकारी सूरवीर राजा राम बख्श थे, जिनको 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। वे असल में कौन थे, कब से इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। परंतु यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था। इन अंग्रेजों में जनरल डीलाफोर्ट भी मौजूद थे। कहा जाता है कि ये राजा राम बख्श माता चंडिका के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठा करते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद ही अपने गले में फूलों की माला जरूर पहना करते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार उन्हें 3 बार फांसी पर लटकाया गया, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब जाकर अंग्रेजों ने राजा राम बख्श सिंह को दोबारा लटकाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर राजा राम बख्श सिंह ने गले में बड़ी फूल की माला को उतारकर यमुना नदी में फेंका। यमुना से प्रार्थना की कि वह उसको अपने आगोश में ले ले। उसके बाद उनके प्राण शरीर से निकल गए। उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, या शायद वही आत्मा रही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और बाकी सारा खजाना राज्य सरकार ने अपने राज्य कोष में जमा कर लिया। ये थी एक महान क्रांतिकारी सूरवीर राजा की कहानी, जो कि मरने के बाद भी किसी व्यक्ति के काम आया। ऐसे थे हमारे देश के वीर क्रांतिकारी पूर्वज। अगली जो कहानी है वो एक ब्रह्म राक्षस की है, जिनमें से आप बहुत से लोगों ने जानते होंगे। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म राक्षस को सबसे खतरनाक शैतान बताया गया है। पहले नंबर पर आता है भूत, जो कि लगभग एक साधारण आत्मा होती है, जो कि केवल गायब हो जाती है, थोड़ा बहुत डरा सकती है। दूसरे नंबर पर प्रेत को खतरनाक बताया गया है। तथा तीसरे नंबर पर आते हैं पिशाच, जो कि काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। और इन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ब्रह्म राक्षस। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस जो था उसकी कहानी सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था दुर्जन सिंह, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोग उन्हें दुर्जन जी कहकर पुकारा करते थे। ब्राह्मण के घर से कुछ ही दूरी पर एक खेत हुआ करता था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत में घर बनाने की सोची, क्योंकि पहले वाला जो उनका घर था वह काफ़ी छोटा हुआ करता था। छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और वहाँ पर अपना घर बनवा दिया। कुछ दिन तो ठीक चला, परंतु कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और वे कहने लगी कि मेरे ही घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो तुम्हारा भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत को पीसते हुए बोलते तो कभी बड़े प्यार से बोलते, तो कभी आंखें लाल हो जाती, तो कभी फिर से सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी चीज़ का साया है इनके ऊपर, नहीं तो ऐसे तो कभी बात नहीं करते थे। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनके अंदर से 2 लोग बोल रहे हों।
तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ाने लगी। उनकी बीवी सोच रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, वो भाग जाएगा जो भी होगा। परंतु दुर्योधन जी पर हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं पड़ा और वो एकटक लगाए देखते ही जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र पढ़ रही थी, परंतु कोई असर नहीं हुआ। और फिर उन्होंने जैसे ही गायत्री मंत्र करना शुरू किया तो दुर्योधन जी की आंखें लाल हो गई और वो कहने लगी कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तू क्या समझे कि मैं इसे छोड़ दूँगा? मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया और दुर्योधन जी ने उसे जोर से पकड़ कर खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। तभी दुर्योधन जी की पत्नी बोली, बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दुर्योधन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपने पति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आई और अब हमसे क्या चाहते हो? तुम ब्राह्मण के अंदर से एक आवाज़ आई कि अपना भला चाहती है तो बरगद के पेड़ लगाओ और जितना ज़्यादा हो सके उतने बरगद के पेड़ लगाओ। फिर मैं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और मैं फिर चला भी जाऊँगा। तब दुर्योधन की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगवाए। एक दिन दुर्योधन की पत्नी ने देखा कि दुर्योधन जी जो उनके पति थे सुबह खुद ही उठकर पूजा पाठ कर रहे थे। तब दुर्योधन जी के अंदर आंकर बसाया बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ और न ही किसी से डरता हूँ, पर मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं तुम्हारी इच्छा के कारण नहीं छोड़ रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। अचानक दुर्योधन ने सही हो गए, उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, अगर तुम दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो वो भी एक दिन अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगली घटना अमेरिका देश से है। अमेरिका में एक शहर में क्रिस नाम की एक महिला अपने घर में सो रही थी। ठंडी रात में रजाई ओढ़कर वह सुख चैन से नींद में लेटी हुई थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी रजाई उसके ऊपर से नीचे खिसक गई है और क्रिस को ठंड लगने लगी क्योंकि उसकी रजाई उसके ऊपर से नीचे से खिसक गई। लेकिन क्रिस ने दोबारा अपनी रजाई खींचकर पुनः ओढ़ ली और उसे नींद में ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि लेकिन रजाई फिर से नीचे खिसक गई। इस बार एक आवाज़ आई कि मुझे मेरी रजाई वापस करो। काफ़ी देर तक इसके साथ ऐसा ही चल रहा। कुछ समय बाद रजाई खींचने का सिलसिला थम गया तो क्रिस ने चैन की सांस ली और सो गई। सुबह उसने इस घटना का जिक्र अपने पति से किया तो इसे जानने के लिए क्रिस के पति ने वह रजाई ओढ़ ली। एक आधी रात को फिर रजाई चली गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई तो एक आदमी दिखाई दिया। काफ़ी समय तक देखने के बाद भी ठीक से उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने एक लंबा चौका पहन रखा था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिल्कुल भीगा नहीं था, जबकि दरवाजे पर तेज बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी गायब हो गया। क्रिस का पति यह देखकर डर से थर-थर कांपने लगा और जैसे ही लेटने के लिए बिस्तर पर गया तो उसे नींद नहीं आई। वह रजाई क्रिस को घर में रखे एक पुराने संदूक से मिली थी, पर वह रजाई किसकी थी ये उसे पता था। वह रजाई कौन खींचा था, वह धुंधले चेहरे वाला आदमी कौन था और वह रजाई क्या उसकी थी, ये सभी बातें समझ के बाहर थी। क्रिस ने डर कर आखिर रजाई अपनी नौकरानी को दे दी। दोस्तों, यह अगली कहानी दो दोस्तों के जीवन से जुड़ी है। एविन और मुरेना अपने दो दोस्त साथ पढ़ा करते थे।
एक दिन उनके बीच एक बात पर बहस छिड़ गई। इस बात पर दोनों अलग अलग तर्क दे रहे थे। वे दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, और इस प्रकार दोनों ने तय किया कि जिसकी मृत्यु पहले होगी वह दूसरे संपर्क करेगा और इस बात को साबित करेगा। काफ़ी समय गुजरने के बाद एविन ने मुर्रे को एक रोज अपने घर की बालकनी में खड़े देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह वहाँ से गायब हो गया। एविन को इस घटना के अगले हफ्ते खबर मिली कि उसका दोस्त मुर्रे पिछले हफ्ते एक दुर्घटना में मारा गया। आखिर मुर्रे ने मरने के बाद यह साबित कर दिया कि मरकर भी जीवन होता है, लेकिन केवल एक आत्मा के रूप में। यह अगली घटना अल्बर्ट नाम के एक शख्स के साथ हुई थी, जो कि इंग्लैंड में रहता था। एक दिन अल्बर्ट इंग्लैंड के एक चर्च के सामने से गाड़ी से गुजर रहा था। अल्बर्ट के सामने से एक नन जो थी वो चर्च की लिबास पहने हुए जा रही थी। उस नन को देखकर अल्बर्ट ने अपनी गाड़ी को एक सड़क के दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अल्बर्ट पलटा तो उस नन ने अल्बर्ट पर जोरदार वार किया। अल्बर्ट यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस नन का चेहरा हड्डियों से बना था और उस चेहरे पर कोई मांस था ही नहीं। विश्व भर का इतिहास अनेकों अच्छी और बुरी घटनाओं से भरा हुआ है। कुछ घटनाएं तो इतिहास में ऐसी हुई हैं जो उस समय तो हो गई, लेकिन उन घटनाओं का अतीत उन खंडरों महलों में दबकर रह गया, जो कि आज के समय में एक निर्जन अस्तित्व की इच्छा को पाने की चाह को लेकर टकटकी लगाए देख रही है। ऐसी ही एक घटना हुई थी इंग्लैंड की महारानी दासी के साथ। इस महारानी दासी ने किसी बात पर नाराज होकर अपने ही बेटे का खून कर दिया था। उस वक्त भी आत्महत्या कर ली थी। रानी के महल में दासी का यह भूत आज भी मानो प्रायश्चित करता हुआ दिखाई पड़ जाता है, जो कि एक लंबा गाउन पहने अपने हाथों को पूछता हुआ घूमता दिखाई पड़ता है, मानो कि जैसे वह अपने हाथ पर लगे अपने बेटे के खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, अगली ये कहानी एक नेवी के ऑफिसर की है, जो कि लंदन के एक नेवी का बड़ा ऑफिसर हुआ करता था। इस नेवी ऑफिसर का नाम था एल्विन। एक बार क्या हुआ कि एल्विन की पत्नी मार्ले ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, सब लोग खुश थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की नज़र घर के दरवाजे पर पड़ी। घर के दरवाजे पर एल्विन नेवी की ड्रेस में अपने ही जैसे एक नेवी ऑफिसर से बातें कर रहे थे। मार्ले ने यह देखा तो वह चीख पड़ी, क्योंकि एल्विन उस वक्त अपने जहाज़ पर लंदन में गए हुए थे, जो कि बहुत दूर था। क्योंकि एल्विन उस वक्त अपने जहाज़ पर गया हुआ था और यह हकीकत थी कि एल्विन जिस जहाज़ पर मौजूद था वह डूब चुका था, मतलब कि एल्विन मर चुके थे। तो ये कैसे संभव था कि एल्विन उस वक्त उसी घर के दरवाजे पर मौजूद थे। किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्ति की अपने परिवार से लगाव मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। यह घटना इसी बात की एक छोटी सी मिसाल है, जो कि किसी व्यक्ति के प्रेम को अपने परिवार के साथ दर्शाती है। दोस्तों, अगली जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के एक राजा से संबंधित है। इंग्लैंड में एक क्रूर राजा था, जिससे उसकी जनता परेशान हुआ करती थी। बताया जाता है कि इंग्लैंड देश की एक व्यस्त सड़क पर अक्सर एक खौफनाक दृश्य देखने को मिल जाता है।
यह जो दृश्य है वो समय यात्रा से संबंधित है। इंग्लैंड की एक सड़क पर अक्सर ये एक लड़की जो कि तेज डर से भागती हुई दिखाई पड़ती है और एक जल्लाद उस लड़के के पीछे तलवार लिए पीछे भागता है। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, मांगती है, लेकिन तभी वह तलवार लिए हुए जल्लाद वहाँ पर आ पहुँचता है और अचानक तलवार खींचता है और उस लड़की का सर काट देता है। लेकिन इस दृश्य को देख तो सब पाते हैं परंतु कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इस दृश्य के बाद लड़की और जल्लाद दोनों ही गायब हो जाते हैं। शायद हो सकता है यह समय यात्रा की एक ऐसी घटना है जो कि बार बार दिखती है परंतु लोगों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। माना जाता है कि उस समय की तत्कालीन राजा ने उस लड़की को मौत की सजा दी थी। दोस्तों, अगली घटना भी इंग्लैंड के एक घने जंगल की है। इंग्लैंड के घने जंगलों में ऐसा माना जाता है कि पिछले 12 सालों से वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक आदमी को देखा है। जिस आदमी को उन्होंने देखा है, आदमी के बारे में यह दावा किया जाता है कि इस आदमी के हाथ में एक राइफल, दूसरे हाथ में बाघ की खाल रहती है और ऐसा भी माना जाता है कि यह वही व्यक्ति है या वही शिकारी आत्मा है उसी व्यक्ति की जो कि शिकार खेलते वक्त एक बड़े जानवर के द्वारा मारा गया था। अगली कहानी इंग्लैंड के एक एयरपोर्ट की है। ऐसा सुनने में आता है कि इंग्लैंड के लंदन के एक हवाई जहाज में एक बार एक रनवे लैंडिंग करते समय अपने जो रनवे का रास्ता था उस पर उसकी लैंडिंग होते समय वहाँ पर आग लग गई थी, जिसके कारण उस हवाई जहाज में आग लग गई और उस विमान में चालक समेत लगभग 35 यात्रियों की मौत हो गई थी। तभी से उस हवाई अड्डे पर सामान लेकर एक आदमी की आत्मा इधर उधर टहलते हुए दिखाई पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली घटना पर। यह घटना उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। पाकिस्तानी हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे थे। घनी काली देर रात में आसाम मेल स्टेशन पर रुकी थी। शहर में युद्ध की वजह से सन्नाटा पस रहा था। रेलगाड़ी में सेना के जवान भरे हुए थे। सुबह रेलगाड़ी अपने स्थान से अपने मुकाम की तरफ चल पड़ी। काफ़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह धुंधली सी परछाई उसे रोकने का इशारा कर रही थी। ड्राइवर ने उसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। थोड़ी दूरी पर वह राहगीर दोबारा रोकने का इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बार भी राहगीर ने तेजी से दोनों हाथ हिलाने शुरू कर दिए। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। सेना के जवानों ने थोड़ा सा आसपास जाकर देखा तो आगे की रेल की पटरी टूटी पड़ी हुई थी। उस राहगीर का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और उस घटना पर आज तक सस्पेंस बना हुआ है। अगर समय पर वो राहगीर या फिर कोई आत्मा जो भी था वहाँ पर रोके जाने का इशारा ना करती तो ना जाने कितने ही लोग उस रेल दुर्घटना में मारे जाते हैं। शायद वह कोई नेक आत्मा ही रही होगी जो कि वहाँ पर उस रेल चालक की सहायता के लिए ही
वहाँ पर आई थी। दोस्तों, हमारे यहाँ एक झील के पास एक बस्ती बसी हुई है, जहाँ से एक बार एक व्यक्ति उस झील के पास से अपनी कार में बैठकर गुजर रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने देखा कि उस झील के किनारे एक औरत बैठी हुई थी, जिसका सिर गायब था। वह औरत उस झील के पास बैठकर रो रही थी। वह आदमी जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ा और उसने पास की बस्ती के लोगों से जाकर पता किया, तो पता चला कि बहुत समय पहले सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक औरत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसकी लाश को उसी झील में डाल दिया गया था। तभी से अक्सर वह वहाँ पर दिखाई पड़ती है और अक्सर वह रोती रहती है। अगली कहानी एक मछुआरे की है, जो कि अक्सर मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर जाया करता था। अचानक एक दिन एक तेज लहर आई और उसकी नाव समुद्र में आगे निकल गई। मछुआरे ने अपना संतुलन खो दिया और समुद्र में डूब गया। इस घटना के काफ़ी समय बाद एक बड़ा समुद्री जहाज काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को लेकर उसी जगह से जा रहा था। तभी उस मछुआरे का भूत उस जहाज पर आ गया और उस जहाज के कप्तान के पास जाकर बोला कि हम जहाज की दिशा ठीक कर लें। कप्तान ने जब यह देखा तो पाया कि उसकी दिशा ठीक नहीं है और उसका जहाज लक्ष्य की दिशा से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। कप्तान की आंखें सन्न रह गई। आखिर जिसने इतने लोगों को सहायता की है, वह पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया। आज तक इस बात का पता नहीं चला। अगली घटना दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की है। बात उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के एक होटल में काफ़ी संख्या में सैनिक ठहरे हुए थे। उनमें से कुछ सैनिकों ने नशे की हालत में होटल में एक लड़की कर्मचारी का खून कर दिया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस लड़की कर्मचारी का भूत उस होटल में दिखाई देता है और होटल में आने जाने वाले ग्राहकों को परेशान करता है। माना कि वह होटल खाली करना चाहती है, लेकिन लड़की की जो रूह को आने से रोकने के लिए कर्मचारियों ने तो वह कमरा ही बंद कर दिया, जिस कमरे में उस लड़की का खून हुआ था। यह जो अगली घटना है, यह स्पेन देश की एक लाइब्रेरी की है। माना जाता है कि स्पेन के कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रेतात्माओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आवाज़ें बड़े अधिकारियों के सिरों से निकलती हैं, जो अक्सर इस लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ना आया करते थे। और अधिकारियों की हत्या उनके दुश्मनों ने की थी, उनका सिर काटकर। तभी से ऐसा माना जाता है कि उन्हीं सिरों से ये आवाज़ें आया करती हैं। दोस्तों अगली घटना 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में घटी थी। स्कॉटलैंड की एक नदी में एक कार डूब गई थी। आसपास के स्थानीय लोगों ने देखा और दुख व्यक्त किया, लेकिन एक घोर आश्चर्य वाली बात थी और यह थी कि वे लोग हर रोज़ एक ऐसी कार को आधी रात में नदी में रोज़ डूबते देखते रहते थे। जिस दिन में वास्तविक कार डूबी थी, उस रोज़ से कभी वह कार डूबती दिखाई नहीं दी। इस कार का क्या रहस्य था, वहाँ के लोग आज भी इस बात को लेकर सस्पेंस में हैं।
यह घटना रूस की है। रूस देश में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति था जो किसी अपराध में 20 वर्ष की जेल की सजा पाया हुआ था। उस वक्त रॉबर्ट की आयु 55 साल की थी। जेल में उसे भेड़ें चराने का काम दिया गया था। इसी जेल में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई थी। लेकिन रूस की जेल में अपराधियों को आज भी अक्सर भेड़ें चराते हुए दिखाई पड़ते हुए बहुत सारे अपराधियों ने देखा है। दोस्तों, अगली घटना गुजरात राज्य के जामनगर के पास खंबालिया की है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले खंबालिया नगर में नगरपाड़ा विस्तार में पमिया बहन और शांता बहन के परिवार रहा करते थे। पमिया बहन की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमिया बहन जिस मकान में रहा करती थी, कहा जाता है कि उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लग गई थी, जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर आ जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तनों का अचानक गिरना और साथ ही साथ डरावनी आवाज़ें आने लगना। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ के साए में जीने लगा। पमिया बहन के परिवार ने पूजा पाठ, मंत्रोच्चार करवाने से लेकर ओझा ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए, पर पारलौकिक भूतहा घटनाएं घटने के बजाय और बढ़ने लगी। अंत में हार कर घटना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी
तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर के किनारे घूमने गई हुई थी। समंदर के किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थी। तभी अचानक समंदर की ओर से एक तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल एकदम सहम सी गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ साथ हूबहू अपनी ही जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाक़ये के बाद सोनल की ज़िंदगी बदल गई। खाते वक्त, पीते वक्त, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वही लड़की नजर आने लगी। अपनी जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती थी। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, लाख पूजा पाठ करवाए, दान दक्षिणा दी, मतलब कि धर्म कर्म के कई सारे काम किए, लेकिन सोनल को इन सबसे कोई आराम नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब सोनल एक दिन अपने ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शहर के कॉलेज के प्रोफेसर आए और सोनल को देखकर अचंभित हो गए और ऐसे भाव उनके चेहरे पर आ गए जैसे कि सोनल जैसी दिखने वाली किसी लड़की को पहले उन्होंने कहीं देखा हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी, जो कि अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर लिया था, उस लड़की के साथ गलत काम किया और उस लड़की के शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज ज़मीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर के किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी और समय आने पर उस राज से पर्दा उठ जाएगा और दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगली कहानी गुजरात के राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र कुमार जी की है। जितेंद्र एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं। जितेंद्र की शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। जितेंद्र पूजा पाठ को कम ही मानते थे, पर रास्ते के मंदिर मस्जिद मिल जाए तो सिर झुका भी लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बस एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए जितेंद्र को अकेले जाना पड़ा। एटीएम स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और एटीएम स्पॉट पर जाने लगे। तभी जितेंद्र ने उस एटीएम स्पॉट के पास एक लड़की को खड़ी देखा। जितेंद्र ने सोचा कि शायद कोई लड़की होगी जो कि एटीएम से पैसे निकालने आई होगी और शायद एटीएम मशीन के ठीक होने का इंतजार कर रही होगी। खैर, जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर एटीएम को ठीक करने के लिए जाने लगे। तभी जितेंद्र ने देखा कि वह जो लड़की खड़ी हुई थी वह भी जितेंद्र के साथ साथ आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बाहर रुकने के लिए कहा। अब अपना जितेंद्र अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ पर जो जितेंद्र ने देखा उसको देखकर उनके होश उड़ गए। जितेंद्र ने देखा कि वह लड़की जो एटीएम बूथ के बाहर खड़ी थी वह एटीएम गार्ड जो कि उसे अंदर जाने से रोक रहा था, वह उसकी मुंडी गर्दन को अपने हाथ में लिए खड़ी थी और अब वह सीधे जितेंद्र की तरफ एकटक लगातार घूरे जा रही थी। यह दृश्य देखकर जितेंद्र बेतहाशा डर गए और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नजरें हटा ली और सोचा कि यह उनका भ्रम होगा, और वे ये सब सोच रहे थे कि अचानक उनके सीनियर को फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहाँ के एटीएम बूथ के फॉल्ट को ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम करने लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ से बाहर आए तो उन्होंने वहाँ पर सब कुछ पहले जैसे सामान्य लग रहा था। वहाँ पर वह लड़की जो खड़ी थी और एटीएम का गार्ड भी आराम से उसके पास ही खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि उसने पहले जो देखा है उसका भ्रम होगा
वे काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़े, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम पर नजर डाली तो इस बार उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि एक बार फिर से वह लड़की एटीएम कार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुराकर हंस रही थी। उस भयानक दृश्य को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के पीछे कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे। न जाने अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और बाइक ठीक एक बरगद के पास जाकर रुकी। जितेंद्र को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब क्या सचमुच हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो देखा कि बरगद की पेड़ की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आ रही है। उसके हाथ में एक नर्मदार और अजीब सी घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र भी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची। वह चुड़ैल पेड़ से उतरी और उल्टे पाँव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूटने लग गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। वह चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। उसके बाद जितेंद्र जी कुछ याद नहीं था उनके साथ क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने जितेंद्र जी को रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र जी बेहद बुरे सूझ रहे थे और काफ़ी पुराने के बाद उनकी हालत फिर से सामान्य हो गई और वे राजकोट छोड़कर कहीं दूर जा बसे हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानियाँ हैं तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।